अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11 है। आज हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जिसमें एटम्स की एग्जैक्ट तादाद बताई जाती है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड में कितने हैं ये बताए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें एटम की सिंपलेस्ट रेशो बताई जाती है, ठीक है। तो एम्पिरिकल में हम एटम के सिंपलेस्ट रेशो को बताते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी एटम की एग्जैक्ट तादाद बताई जाती है। गॉट इट। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर फार्मूला of glucose is C6H12O6 and benzene is C6H6। और हमने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज की बात की थी, तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने देखा था वो क्या था, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O एंड CH बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला था। तो इनमें अगर गौर करें तो फ़र्क क्या होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्योंकि कन्वर्ट किया जा सकता है, तो अगर हम इसे कब कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर हम इसे किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज का था CH2O, अगर हम इस डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H12O6, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ बेंजीन को CH का जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो हमारे पास क्या बनता है, C6H6। तो इसका मतलब है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ किसी एक इंटीजर का या किसी एक नंबर का फ़र्क होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करते हैं जिससे, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। जब हम रिलेशन देखते हैं ना इन दोनों का, एम्पिरिकल का और मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो इसमें क्या होता है कि ये जो n है ना, n क्या है इस फार्मूले में, n जो है वो कोई भी होल नंबर है या कोई भी सिंपल इंटीजर है। इसलिए यहाँ हम n को, यानी कि यहाँ जो हमने 6 लिए, 6 इंटीजर लिया है, तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, n है। तो अगर वो कह रहा है कि n इज़ इक्वल टू 1, क्या शो करता है, डैट दिस कंपाउंड है सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको दिया जाए जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, यानी ना तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते होंगे और ना ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला जानते होंगे, तो उस कंपाउंड के बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कंबक्शन एनालिसिस करते हैं। फिर आप कंबक्शन एनालिसिस के ज़रिए उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। अभी भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में नहीं पता, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए n को फाइंड करना पड़ता है, इस n को। अब n कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है हमें। तो n को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। इस फार्मूले की मदद से आपके पास जो है वो n की वैल्यू आ जाती है। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो इस n की जो भी वैल्यू आएगी उससे हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, ये जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, और वो एग्जांपल कुछ यूँ हैं कि आपके पास जैसे एक कंपाउंड है
और उस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। लेकिन इससे पहले जब आपके पास एक कंपाउंड था, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू कहाँ से आएगी? आप ये इमेजिन करें कि आपके पास एक कंपाउंड है, तो ना तो आप उसका नाम जानते हो और ना ही एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हो। तो फ़र्ज़ करें आप इसको क्या करेंगे, कंबक्शन एनालिसिस के थ्रू लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, बेंजीन जैसे थ्रू कंबक्शन एनालिसिस। तो कंबक्शन एनालिसिस से हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है, और वो एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या है, CH। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मास फाइंड कर सकते हैं। और इसका मास कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास एक कार्बन है, तो कार्बन के कितने होते हैं 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 12 और 1 इज इक्वल टू कितना होगा 13 के। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 13। तो यानी CH का जो मास है हमारे पास, CH का मास हमारे पास कितना होगा 13 है, ठीक है। फिर एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें यहाँ से मिल जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास है वो कहाँ से आता है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 है ना। हम इसको फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक से गुजारते हैं। फिर जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था, इसको हमने n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास फार्मूला क्या था, ये फार्मूला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। इसके थ्रू जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 डिजिट से, इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो फिर हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आता है C6H6। बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई करते हैं n से। तो ये देखो एम्पिरिकल फार्मूला ये है हमारे पास बेंजीन का CH, और n से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आता है इसका C6H6, ठीक है। ये मैंने पहले कर दिया। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो n है ना, n बाजुकात n जो है वो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में सेम आ जाता है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू भी सेम ही होगी, तो इसी वजह से इसका मास भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाता है। इसका मकसद क्या है कि n कब 1 होता है, जब a को किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो ही रहता है। इस तरह की एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया NH3 है, और शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली द वैल्यू ऑफ n इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अब हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 5, जो कि आपकी बुक में दी हुई है कि कंबक्शन एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड शोज इट कंटेन 65.44% कार्बन है, 5.50% हाइड्रोजन है, 29.06% ऑक्सीजन है। इफ़ मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 110.15 ग्राम मोल पर मोल, तो कैलकुलेट क्या करना है हमने, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसका सोल्यूशन क्या, पहला स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, कि पहले आपको परसेंटेजेस फाइंड करनी होती है। वो पहले से मौजूद है आपके पास, यानी पहले से आपको दी हुई है परसेंटेजेस, तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में आपको नंबर ऑफ़ मोल्स यानी ग्राम्स एटम ऑफ एवरी एलिमेंट फाइंड करने होते हैं। तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम परसेंटेजेस को मास कंसीडर करते हैं। तो कार्बन का हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है
65.44%, यानी यहाँ पे हम अगर ग्राम लिख दें, ठीक है, तो ये मैस कंसिडर हो जाता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं मोलर मैस, तो ये हमारे पास निकल आता है 5.45 मोल्स। इसी तरह हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखनी है कि परसेंटेजेस ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 5.50, और इसका मोलर मास कितना है 1.008, तो ये हमारे पास टोटल निकल आता है 5.46 ना। और इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज लिखेंगे 29.06, और इसका मोलर मास कितना होता है 16, तो ये हमारे पास टोटल निकल आता है 1.82 मोल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कि हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एटॉमिक रेशो। अब इसकी एटम्स की रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एटम्स को बाय द स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है। तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमने निकाले थे, इन सब को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे इकट्ठा कर लेना है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 5.45, 1.82 रेशो, लेकिन इससे पहले सॉरी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कार्बन की रेशो, ये हाइड्रोजन की रेशो और ऑक्सीजन की रेशो। कार्बन की हो गया, हाइड्रोजन की लिखते हैं 5.46, 1.82, 1.82, 1.82। अब देखो सबसे जो स्मॉलेस्ट हमारे पास नंबर है वो कौन सा है, 1.82 है, तो हम इन सब को हमने 1.82 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रेशो कितनी निकल आएगी 331 की। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, सो कितना बनेगा C3H3O, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। अब ये तो क्योंकि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया कंपाउंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना था, कैलकुलेट करना था हमने एम्पिरिकल भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को कन्वर्ट कर देते हैं टू मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले जो है वो इसका मैस फाइंड आउट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला का मैस फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन के कितने होते हैं हमारे पास 12, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, प्लस हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 3 से, प्लस ऑक्सीजन के 16, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है, डिजिट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे 16 ही लिखेंगे हम। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो 36 प्लस 3, तो ये टोटल, इसको अगर टोटल करें तो हमारे पास बनता है 55.05 ग्राम पर मोल।
ये हमारे पास इसका मैथ्स निकला है एम्पिरिकल फार्मूला का, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास की हमारे पास क्या वैल्यू थी, यहाँ पे हमने देखी थी, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है मॉलिक्यूलर मास की 110.15 ग्राम। यहाँ पर लिख लेते हैं 110.5 ग्राम पर मोल। और इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 55.05 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इस मोल से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू निकलती है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 निकलती है हमारे पास। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए निकालने के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एन हमारे पास क्या है, 2 है, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या था, C3H3O। तो ये हमारे पास निकल आता है C6H6O। This is molecular formula of the compound. So this is molecular formula of the compound. ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया हो, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।